नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के साथ हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न जो किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, यानी कि वो प्रश्न हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन से। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्टेड कंटेंट, यानी कि हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य ने हमसे फैमिलीज़ के बारे में जो कंटेंट है उसकी डिमांड की थी। तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम एक एक करके, यानी कि करीबन 5 से 6 जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, हम इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक करके हम एक एक फैमिली को लेकर के चलेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर की सीरीज़ हैं वहाँ पर एक एक करके सारी फैमिलीज़ की डिटेल्स हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर आपने पढ़ी है और इनके साथ में प्रिपेयर कर रखी है तो आप वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन आंसर पार्ट पे चले जाइए। लेकिन गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 101% मिलेंगे। तो अगर आपने पढ़ा है तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इस कंटेंट को दोबारा से देख लीजिए, और अगर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ एक बार पढ़ के फिर उसको क्वेश्चन आंसर के सेक्शन पे जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली सोलोनेसी से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो फैमिली होगी वो कोई और होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रूट सिस्टम के बारे में, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इसके साथ में लीव्स कैसी होती हैं, सीड कैसे पाए जाते हैं, फ्लावर की जो पैटर्न है वो कैसा है, तो सारी डिटेल्स पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा है टॉपिक वो है फैमिली सोलोनेसी। चलिए देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोलोनेसी फैमिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट सिस्टम की। तो रूट सिस्टम जो होता है सोलोनेसी में वो होता है टैप रूट सिस्टम। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऐसी इम्पॉर्टेंट बात है जो जिसे आप पढ़ लेंगे, अगर आप इसे आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी कोई फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं भूलोगे। तो बात क्या है गाइस, देखिए, जब भी आप किसी फैमिली के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट अ बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू हैव सीन इन कॉमन डेली लाइफ। ठीक है, क्या मतलब कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल देखिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल देखिए जो कि आपने डेली लाइफ में देखा हो उसी फैमिली का। ठीक है, जैसे आपकी सोलोनेसी फैमिली है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आलू, यानी कि पोटैटो, जिसे आप ट्यूबर के फॉर्म में देखते हैं ना, तो यही पोटैटो देख लीजिए। ठीक है, मकोई देख लीजिए, जिसे सोलेनम नाइग्रम कहेंगे आप। ठीक है, उसी तरीके से और भी जो हैं चीज़ें, जैसे कि आपके देख लीजिए बैंगन का जो पौधा है। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल रख लीजिए ताकि जब आप इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ेंगे यहाँ से तो वो जो एग्जाम्पल है वो रिलेट कर सके आप उन चीज़ों से। ठीक है, और बेस्ट चीज़ तो ये रहेगी, अगर आपके पास मकोई का पौधा कहीं दिखता है, जनरली आपको कहीं पे भी दिख सकता है, अगर आप विलेज एरियाज़ में रह रहे हैं, आपके पास गार्डन है छोटा सा या खेत है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मकोई के पौधे हैं जो आप देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो कोई एक पौधा उठाइए, और अगर आप, ठीक है, आपके पास आप विलेज एरिया में नहीं रहते, कॉलेज तो पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस में देखिए कई सारी जगह लगे होंगे। ठीक है, तो यही एक ज़रिया है चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में समझने का। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप कंटेंट पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हाँ, कंटेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो रूट सिस्टम कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम। अगर आपको देखना है रूट सिस्टम कैसा है तो मकोई का एक पौधा उठाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा, उसकी जड़ देखिएगा, आपको इस प्रकार की नज़र आएगी। ये है आपकी प्राइमरी रूट और छोटी छोटी यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स नज़र आएंगी। ये है आपका टैप रूट सिस्टम। ठीक है, दूसरा देखिए स्टेम। तो स्टेम इसका कैसा होता है, इरेक्ट, यानी कि सीधा, कई बार क्लाइंबर्स के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि सोलोनेसी फैमिली के अंदर कोई भी वुडी ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इस फैमिली के अंदर कोई भी आपको वुडी ट्री देखने को नहीं मिलेगा। सब कैसे होते हैं, छोटे छोटे झाड़ीनुमा पौधे। ठीक है, जैसे हर्ब्स आते हैं, इनमें श्रब्स आते हैं, स्मॉल ट्रीज आते हैं और क्लाइंबर्स आते हैं, लेकिन कोई भी वुडी ट्री नहीं आता। इंपॉर्टेंट नोटिसेबल फीचर है।
सेकंड देखिए लीव्स कैसी होती है, तो लीव्स इसकी होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि आपका स्टेम है, एक लीफ अगर इधर है तो दूसरी लीफ यहीं पर इधर प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेट। सिंपल और पिनेटली, यानी कि कई बार सिंपल भी होती है, कई बार ऐसी होती हैं कि ये आपकी मेन एक्सिस है, यहाँ से एक ऐसी निकली हुई है, ठीक है, ब्रांच, और यहीं पे ढेर सारी छोटी छोटी पत्तियां, जैसे कि इमली के पौधे होते हैं ना, उस टाइप के आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। कई बार बड़े फॉर्म्स में भी, यानी कि ये आपकी मेन एक्सिस है, यहाँ से एक ब्रांच निकली, अब इसी में 1 2 3 ऐसे करके पौधे नजर आएंगे, तो पिनेटली भी प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, कंपाउंड, इसके साथ में एक्सटिपुलेट, यानी कि जो स्टिपुलेट होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। रेटिकुलेट विनेशन, तो रेटिकुलेट विनेशन यानी कि अगर आपने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में पढ़ा है तो आपने देखा होगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में डिफरेंस, तो आप हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर हमने विद द हेल्प ऑफ इमेज हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में क्या क्या माइन्यूट से लेकर के स्पेसिफिक से लेकर के जनरल जो डिफरेंसेस है सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को यहाँ पे स्किप करते हैं। आपको ये बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वेनेशन होती है वो कैसी होती है, रेटिकुलेट टाइप, यानी कि ये जो डाइकॉट्स होते हैं, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट्स में ये जो आपकी लीफ होती है उसमें है मेन एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी लीफ है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ऐसी जो है वेनेशन देखने को मिलेगी, इसे ही कहा जाता है रेटिकुलर। पैरेलल क्या होता है कि मान लीजिए आपकी लीफ है और इसके अंदर ऐसी जो वेन्स है वो यहाँ पे पैरेलली मूव कर रही हैं, ठीक है, जो कि आपके मक्के में नज़र आती है। और ये किस में नज़र आएगी, आपकी सोलोनेसी फैमिली यानी कि आलू, बैंगन, और ये किस में आपकी मकोई के पौधे में, ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट। अब देखिए फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि जो पौधा है उसमें जो फ्लावर है, फ्लावर किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, तो जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है ना उसी को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, रेसिमोस और साइमोस टाइप का जो है वो पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपने नहीं पढ़ा है रेसिमोस और साइमोस तो काफ़ी टाइम लगेगा गाइज इसको समझने के लिए, नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे ही फैमिली का पार्ट ख़त्म हो रहा है, अगर फैमिली का पार्ट ख़त्म भी नहीं होता तो भी 5 या 10 मिनट की वीडियो हम लेकर आएंगे जहाँ पर आपको रेसिमोस साइमोस इसके बीच में डिफरेंस जो है वो समझा देंगे, ठीक है। तो रेसिमोस जो होता है फ्लावर, यहाँ पे पैटर्न इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है, टर्मिनल और एक्सिलरी रेसिम देखा जाता है, और साइमोस अगर है तो साइमोस सॉलिटरी इंसोलेनम नजर आएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर था इसका। अब बात करते हैं देखिए फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट मतलब कि सेपल्स, पेटल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि जो प्लांट है, सॉरी, जो आपका फ्लावर है उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेमिन भी प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होता है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक, और हाइपोगाइनस है, ठीक। अब अगर आपको एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो देख लीजिए बस 2 मिनट के लिए। ये आपके 2 फ्लावर हैं, ठीक है, ये आपका फ्लावर ए है, आपका फ्लावर बी है। अगर आपने फ्लावर को कुछ इस प्रकार से काटा और ये ए, ये बी और ये सी और ये डी है, ये सभी बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल एक दूसरे के, तो ये आपका कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक, ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि आपका जो फ्लावर है, ठीक है, ये जो आपका फ्लावर है इसको आपने कुछ इस प्रकार से काटा, ठीक, तो इसके ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से काटेंगे, ठीक, इस प्रकार से, तो ये जो आपके हिस्से हैं वो बराबर नहीं होंगे, केवल ये और ये जो है वो बराबर होते हैं, तो ये आपका कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कंटेंट था आप सभी के लिए। एक सेकेंड, अब देखिए कैलिक्स की बात करते हैं, तो कैलिक्स यहाँ पे 5 इन नंबर होते हैं, यानी कि 5 जो होते हैं यहाँ पे सेपल्स पाए जाते हैं। गैमोसिपेलस होते हैं, यानी कि जो गाइनोशियम होता है उसके नीचे, और सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे जो नीचे सेपल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की वॉल्वेट टाइप की यहाँ पे एस्टिवेशन नज़र आती है। वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें काफ़ी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कोरोला देखिए, तो कोरोला 5 नंबर होते हैं, कोरोला मतलब होता है पेटल, ठीक है। गैमोपेटालस कंडीशन में देखे जाते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। अगला देखिए
एंड्रोशियम में यहाँ पे क्या होता है, और एंड्रोशियम 5 इन नंबर होते हैं। देखिए 5 पेटल, 5 सेपल और 5 जो होते हैं वो स्टेमन होते हैं। ठीक, अब देखिए गायनोशियम कैसा होता है, तो गायनोशियम होता है सिनकार्पस बाइकार्पेलरी। ठीक है, बाइकार्पेलरी मतलब टिप के ऊपर कुछ इस प्रकार की जो कार्पेल्स हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाइलॉक्यूलर होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे सीड वाले जो एरिया होते हैं यहाँ पे आपको 2 कटिंग्स नजर आएगी, तो इसे कहा जाता है लॉक्यूल, तो बाइलॉक्यूलर है। सुपीरियर ओवरी है, यानी कि ओवरी जो है वो एक्सिस के थोड़ी से ऊपर है। फ्लावर का जो एक्सिस होता है ना, अगर आपने फ्लावर एक्सिस के बारे में पढ़ा है तो फ्लावर की जो एक्सिस है अगर उसके ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी मानी जाती है। और प्लेसेंटेशन जो है होता है वो एक्साइल होता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब देखिए फ्रूट यहाँ पे कैसा होता है, तो फ्रूट होता है बैरी शेप्ड या फिर कैप्सूल शेप्ड। सीड कैसे होते हैं, तो सीड न्यूमरस होते हैं, एंडोस्पर्मस टाइप के नज़र आते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, मकोई का पौधा है तो आपने उसके फ्रूट को देखा होगा, काफ़ी जब पक जाते हैं तो मीठे लगते हैं, पर्पल कलर के, तो उसमें देखेंगे आप छोटे छोटे कई सारे बीजेस नज़र आते हैं, सीड नज़र आते हैं, तो दैट आर न्यूमरस। ठीक, अगला देखिए इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें सोलोनीसी के, तो सोलोनीसी के अंदर जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है उसमें देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहला देखिए एज अ फूड जो है वो यूज़ होता है सोलोनेसी फैमिली के जो मेंबर्स है, जैसे देखिए टोमेटो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्रिंजल या फिर पोटैटो, ये सभी किसको बिलोंग करते हैं, सोलोनेसी फैमिली के। किसकी तरह यूज़ होते हैं, तो फूड की तरह यूज़ होते हैं। दूसरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखिए, ये मसालों की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए चिली जो होता है जैसे कि मिर्च है आपकी, तो ये क्या है, स्पाइसेस की तरह यूज़ की जाती है। दूसरा, ये टोबैको का एक मेजर सोर्स होता है, तो निकोटियाना ट्यूबैकम जो होता है ये भी सोलोनेसी फैमिली का है, तो ये टोबैको की तरह यूज़ होता है। ठीक है, अगला यूज़ देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी कि सजावटी पौधों की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए पेट्यूनिया का जो पौधा है वो भी सोलोनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, प्लांट्स सच एज बेलाडोना एंड अश्वगंधा आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिनल प्लांट, तो यहाँ पे जो बेलाडोना का पौधा है और अश्वगंधा का जो पौधा है ये भी मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज़ होता है और किसको बिलोंग करता है, सोलोनेसी फैमिली का। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, तो इसे भी आपको इक्वली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारी आज की फैमिली का सेक्शन और अब आता है हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन। चलिए, तो आज की सीरीज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, बैट्रिकोस्पर्मम इज व्हाट, यानी कि बैट्रिकोस्पर्मम जो है वो क्या है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फ्रेश वाटर एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है मैराइन वाटर एल्गी यानी कि समुद्रीय शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है डर्टी वाटर एल्गा यानी कि गंदे पानी का शैवाल, और ऑप्शन नंबर डी है सीवेज वाटर एल्गा यानी कि सीवर पानी का शैवाल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैट्रिकोस्पर्मम आपका क्या है, एक फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली एक रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बिना फ्यूज़न के बैट्रिकोस्पर्मम में जो स्पोर है, ठीक है, एक बैट्रिकोस्पर्मम में जो होता है एक इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक स्पोर को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और जनरली आप देखेंगे कि ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो पौधों के ऊपर एग्जिस्ट, जो सॉरी पौधे नहीं, पत्थर यानी कि जो शिला होती है, पत्थरों के ऊपर जो वाटर बॉडीज होती है उनके बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए तालाब है, पोखर है, तो बिल्कुल नीचे ये एग्जिस्ट करता है तले में। ठीक, तो इम्पोर्टेंट कंटेंट था आप सभी के लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट एल्गी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी शैवाल है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है बैट्रिकोस्पर्मम, ऑप्शन नंबर बी है आपका पॉलीसिफोनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोफैल्कस और कोफैल्क्यूरस, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोफैल्क्यूरस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोफैल्क्यूरस या फिर आपको सी फैल्क्यूरस भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पौधा है ये एक एल्गी है, ये एक परजीवी की तरह यानी कि पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जो चाय और कॉफ़ी आदि की जो पत्तियां हैं इन पर एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है और जो डिजीज़ होती हैं ये इसी के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। तो किसका हिस्सा होता है, ये असल में एक पार्ट है रेड एल्गी का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको एस्टिक मार्क लगा लेना, आपके पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सिंजोस्पोर्स आर फाउंड इन व्हाट, यानी कि जो सचल बीजाणु हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए,
सबसे पहला आपका ऑप्शन है वुचेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीसिफोनिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका नोस्टॉक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि वुचेरिया। तो वुचेरिया के अंदर जो बीजाणु होते हैं वो सचल होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिनजूस्पोर्स जो होते हैं पाए जाते हैं। सिनजूस्पोर्स क्या होते हैं? ये आपके जूस्पोर्स हैं, इनके अंदर कई सारे जो होते हैं न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है और यहाँ पे सीलिया जो होता है पूरी बॉडी के अंदर कवर्ड होता है, पूरी बॉडी जो होती है उसकी सरफेस पे सीलिया यहाँ पे अटैच्ड होता है। तो यही आपका होता है सिनजूस्पोर्स, ठीक है। किसमें पाया जाता है? वुचेरिया में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विच एल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपकी जो प्रीवियस सीरीज थी उसमें करा चुके हैं। यहाँ पे डालने का मतलब क्या है कि अगर आपने बहुत ही सिंसियरली उस क्वेश्चन को देखा था तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा सीरीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन रखते हैं हर सीरीज़ में जो कि रिपीटेड होता है, और उसका आंसर देने के लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसका आंसर देंगे, और ये शो करेगा कि आपकी प्रेपरेशन कितनी अच्छी चल रही थी और आपने कितनी सिंसियरिटी के साथ में इस वीडियो को देखा था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी देंगे। देखिए ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है लैमिनेरिया, ऑप्शन नंबर 2 है आपका यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है सॉर्गेसम और ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्राइकोडेस्मियम, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका साइनोबैक्टीरिया ग्रोसिंग इन ग्रीन लाइट वुड अपीयर, यानी कि हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लू, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेड, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीन और ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्लू ग्रीन। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली कैसे नज़र आते हैं आपको? वो नज़र आते हैं ब्लू ग्रीन, यानी कि अपने रियल कलर में, ठीक है। ये नीले हरे शैवाल जो होते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इनमें पिगमेंट क्या होता है? R-फाइकोएरिथ्रिन, ठीक। दूसरी चीज़, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ब्लू ग्रीन एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, पहला है नोस्टॉक, दूसरा है आपका एनाबेना, तीसरा आपका ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एल्गा यील्डिंग एगर एगर इज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन सब में डिफरेंस क्या है? सब में ऑप्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर बार क्वेश्चन यही रहता है कि अगर अगर कहाँ से मिलता है या कहाँ से निकाला जाता है, लेकिन हमेशा ऑप्शन बदला हुआ रहता है, ठीक है। कई बार फैमिली के बारे में पूछा जाता है, कई बार आपको एल्गी का नाम दे दिया जाता है और कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आज का जो ऑप्शन है वो बदला हुआ है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन, सबसे पहला आपका है रोडिमेनिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका जैलिडियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैट्रिकोस्पर्मम और ऑप्शन नंबर डी है आपका हार्वेला, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैलिडियम। तो जैलिडियम ही वो आपका एल्गी है जिससे एगर एगर जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जैलिडियम जो है आपका ये क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है, सॉरी ये एक प्रकार का एल्गी है जो कि आपको रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। जैलिडियम के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, सॉरी एगर एगर के बारे में, कि ये क्या है? फ्लूइड का जो मीडियम होता है ना उसको ये जेल मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो जेलीज बनाने के लिए भी एगर एगर का यूज़ होता है, ठीक है। टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में या लैब्स में, तो बैक्टीरिया के कल्चरिंग के लिए यूज़ होता है ये एगर एगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन व्हाट, यानी कि यहाँ पे ग्लोब्यूल और नोक्यूल नामक जो नर और मादा जननांग है वो किस में पाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोस्टॉक, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैरा और ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्टोकार्पस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैरा। तो कैरा के अंदर देखिए आपकी क्या है? ब्रांच है। तो
इस प्रकार से आपको नज़र आएगा ग्लोब्यूल, और यहीं पे बिल्कुल साइड में आपको प्रेजेंट आएगा लोक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जो होता है थोड़ी थिक लेयर द्वारा कवर्ड होता है, एक जो होता है वो थिन। यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे पतले पतले चैम्बर्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कैरा के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के जानने के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ वॉट, यानी कि नील हरित शैवाल जो होते हैं किस पौधे में नहीं पाए जाते, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका, देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी है पाइनस, ऑप्शन नंबर सी है एजोला, और ऑप्शन नंबर डी है एंथोसिरॉस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइनस। ठीक है, तो देखिए नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये पाइनस के पौधे में नहीं पाए जाते, जबकि साइकस, एजोला और एंथोसरॉस में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूकोजैंथिन इज मेन पिगमेंट इन व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एस्टिक मार्क कर लेना है। इसके साथ ही आपके यूपी पीजीटी 2016 में आ चुका है, तो ये रिपीट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होंगे आपके इस बारी पीजीटी में, लेकिन हाँ आपको टीजीटी के लिए इसे तैयार ज़रूर करना है। ठीक है, तो देखिए फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो किसका मुख्य वर्णक है, मुख्य वर्णक है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका साइटोनिमा, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है आपका कैरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्टोकार्पस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वॉलवॉक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्टोकार्पस। ठीक, अब देखिए फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो एक्टोकार्पस में पाए जाने वाला एक मुख्य वर्णक होता है, और ये एक प्रकार का जैंथोफिल भी होता है, जिसका रासायनिक सूत्र देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C42H58 और O6। ठीक है, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 658.91। ठीक है, और ये भूरे रंग का शैवाल में अधिकता में पाया जाता है, और हेट्रोकॉन्स जो होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उनमें वो गौण वर्णक के रूप में, यानी कि जो मेन पिगमेंट होता है उसके रूप में इसे पाया जाता है, जिसमें उन्हें हरा या भूरा जो या जैतून कलर जो होता है, यानी कि जैतून मतलब ऑलिव कलर जो होता है, उन्हें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी टीजीटी में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, जो लिटमस है वो कहाँ से पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन देखिए लाइकेन कैल्सेरिया, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेन लोबेरिया, ऑप्शन नंबर सी है लाइकेन रोसेला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लाइकेन यूसनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकेन रोसेला। अब देखिए लिटमस जो होता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है लाइकेन रोसेला से। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि लिटमस होता क्या है। तो लिटमस एक इंडिकेटर होता है एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी का, यानी कि अम्लता और क्षारता का एक सूचक के रूप में लिटमस को यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, जो रोसेला जीनस है उस ये क्या है, एक ट्रॉपिकल एरिया में उगने वाला है जनरली। ठीक है, दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है डाई का, ऑर्किड और लिटमस डाई का एक बेसिक सोर्स होता है। अब लाइकेन जो होता है ये इसके अंदर कई सारी कलरफुल डाइज होती हैं जो कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं लाइकेन रोसेला से। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किसे एक ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए अब चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है ऊसनिया, ऑप्शन नंबर बी है पॉर्मेलिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लैडोनिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्यूडोवर्निया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊसनिया। ऊसनिया जो होता है ये ज़्यादातर पीले भूरे रंग के या हरे रंग के होते हैं, और फ्रूटिकोज लाइकोन का एक जीनस होता है, उसी को ऊसनिया कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज़, इनकी जो इनमें पत्तियां जो होती हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि पत्तियां नहीं पाई जाती, इसके बदले क्या होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियां या फिर छाल या फिर टहनी के रूप में इन्हें लगाया जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल तौलिए की तरह, यानी कि देखिए आपका सरफेस है। ठीक, इस पर छोटे 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 इस टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो अभी आप इसको ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो आपको तौलिया लाइक अपीयरेंस आएगी ना, तो वही चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है,
और उसमें उसनिया को ही क्या कहा जाता है, ओल्ड मैन्स बियर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन इज वॉट, यानी कि फोलियोज लाइकेन का एक उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है पारबेलिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लाडोनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऊसनिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्राफिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारमेलिया। तो पारमेलिया को ही फोलियोज लाइकन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो इसके थैलस होते हैं पारमेलिया के, वो चपटे होते हैं। ठीक है, और ये फैले हुए नज़र आते हैं, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है पूरा वो लीफ लाइक नज़र आएगा अगर आप दूर से देखते हैं तो। इनकी जो लोअर सरफेस होती है, यानी कि जो निचली सतह होती है, वहाँ से मूलाभास सदृश्य तंतु रूपी राइजोन दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये आपको फिलामेंटस नज़र आएंगे पारमेलिया। ठीक है, और देखिए इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, पारमेलिया फिसिया जैजोरिया। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब देखिए, अब पॉपर्टिमम के बारे में देख लीजिए। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि पॉपर्टिमम जिसे क्रस्टोज कहा जाता है। ठीक है, क्रस्टोज लाइकन कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा ग्राफिस, हिमटोमा और लिकानोरा और राइजोकॉर्पन जो होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फल युक्त यानी कि फ्रूटिकोस। तो फ्रूटिकोस के एग्जाम्पल है ऊसनिया और इलेक्टोरिया और उसके बाद क्लाडोनिया। ये है आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल किसके, फ्रूटिकोस के। दूसरा क्या था, क्रस्टोस, और सबसे पहला क्या था, यहाँ पे हमने पर्पल के बारे में, पारमेलिया के बारे में बात की थी। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकेंस ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, यानी कि चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कॉर्टिकोल्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेक्सिकोल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका लिगिनिकोल्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका टेरिकोल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्सिकोल्स। अब आपको ध्यान देना है कि चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकन होते हैं, इन्हें सेक्सिकोल्स के नाम से जाना जाता है। तो लाइकन एक प्रकार का मित्र जीव होता है। कैसे, क्योंकि इसका एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है ये शो करता है, मतलब कि एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। पहला क्या होता है, फंगस, और दूसरा क्या होता है, शैवाल। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये सूक्ष्म मात्राओं में इनकी वृद्धि के लिए इनकी वृद्धि पर जो होता है, इनकी वृद्धि को रुकाव के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अतः ये वायु प्रदूषण के एक अच्छे सूचक होते हैं। यानी जहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का या जो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड मतलब क्या कि पॉल्यूटेंट्स के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड को ज़्यादातर देखा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगी तो वहीं पर से धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें इंडिकेटर माना जाता है किसका, एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन जेरार्क प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम विद, यानी कि सूक्ष्म बारंभिकी जो होता है उसमें प्राथमिक वंश क्रम किससे आरंभ होता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है लाइकन यानी कि शैक, ऑप्शन नंबर बी है आपका हॉर्न्स यानी कि जड़ी बूटियाँ, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्रीज यानी कि वृक्ष और ऑप्शन नंबर डी है आपका एनिमल यानी कि पशु। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइकन। ठीक है, अब देखिए मरुक्रम जिसे क्या कहा जाता है, आप मरुक्रम जब खाली चट्टानों पर प्रारंभ होता है तब सबसे पहले जो नवीन समुदाय के रूप में लाइकन ही उगता है। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में आप कैसे समझेंगे। अगर आपने सक्सेशन का प्रोसेस पढ़ा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी तो चट्टाने की तरह छोटे छोटे टुकड़े जो है और क्रस्ट पे फैले हुए थे, तो इन्हीं के ऊपर सबसे पहले लाइकन्स आए। ठीक है, लाइकन्स के ऊपर फिर यही सब एल्गी में कन्वर्ट हुए। एल्गी के बाद ये धीरे धीरे छोटे पौधे हर्ब्स के रूप में कन्वर्ट हुए, फिर ये क्या हुए, श्रब्स के रूप में कन्वर्ट हुए, फिर बड़े बड़े ट्रीज के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो यही आपका प्रोसेस सक्सेशन का। सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, लाइकन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यानी कि शैवाल और कवक का जो सहचर है शोक मनाने के लिए किसका उदाहरण है। यहाँ पे शोक नहीं होना चाहिए था, सचर है वो किसका एक अच्छा उदाहरण है आपको बताना चाहिए, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला पैरासाइटिज्म यानी कि परजीविता, ऑप्शन नंबर बी है म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता, ऑप्शन नंबर सी है आपका एमेंसलिज्म यानी कि सहोपकारिता और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेडेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर
बी यानी कि म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब देखिए शैवाल और कवक के मध्य एक सहजीवन होता है जिसमें लाइकन थैलस का निर्माण करता है और वहाँ शैवाल जो होता है और कवक इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे कि एक ही जीव, यानी कि यहाँ जो होता है शैवाल यानी कि एल्गी फंगस के लिए भोजन प्रिपेयर करने का काम करता है फंजाई के लिए, जबकि फंजाई को शेल्टर मिलता है एल्गी के पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम, यानी कि कोमल सुगंध द्रव्य को कहाँ से निकाला जाता है यानी कहाँ से पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लॉब्यूलेरिया पल्मोनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है रेनेलिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका इवर्निया प्रूनेट्यूट्री और ऑप्शन नंबर डी है आपका ए एंड बी बोथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि जो कोमल सुगंधित द्रव्य है वो मुख्यतः रेनेलिया और लॉब्यूलेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसे ही लंग वर्ट या फिर लाइकन वर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इनका कॉमन नेम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है फेनोमेनन ऑफ हेलोटिम इज शोन बाय व्हाट, यानी कि जो हेलोनिम का जो परिघटना है ये किसके अंदर नजर आती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है वायरसेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइकेंस। हेलोटिन जो होता है वो किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो ये लाइकेंस के द्वारा दर्शाया गया। अब देखिए लाइकेन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम थियोफ्रास्टिस ने किया था। लाइकेन शैवाल तथा कवक का एक बीच का सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए लाभप्रद होते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक जिसमें क्रॉबी आते हैं, तो क्रॉबी ने इन दोनों के संबंध को जो था यानी कि लाइकन यानी कि फंगस और एल्गी के बीच में जो रिलेशनशिप था इसे हेलोटिम का नाम दिया था, जिसमें कवक शैवाल के ऊपर एक नियंत्रक यानी कि परजीवी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हेलोटिम क्या था, एक टर्म है जिसमें शैवाल और कवक के बीच का जो कंट्रोल जो सिस्टम है वो दिखाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, क्रॉबी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट। बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको एस्टिक मार्क कर लेना, आपकी टीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइकन जो होते हैं वो किसका एक बेस्ट सूचक माने जाते हैं। तो 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका सॉइल पॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉइज पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयर पॉल्यूशन। लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के एक अच्छे सूचक माने जाते हैं। ऐसा किस लिए कि वायु प्रदूषण जो होता है ये क्या करता है, तेजी से इनके जो थैलस होते हैं इनको नष्ट करता चला जाता है, क्योंकि इनमें जो वायु प्रदूषण होता है उनमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पे भी अधिक होगी वहीं पर ये जो शैवाल होते हैं इनका जो थैलस है वहाँ पे सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसीलिए जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है ये जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आता, लाइकेंस वहाँ पे विलुप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन लाइकेंस द टर्म एस्कोमाटा रिफर्स टू व्हाट, यानी कि जो लाइकन होते हैं उसमें जो शब्द है एस्कोमोटा ये किस चीज़ को दर्शाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए एस्कोकार्प, ऑप्शन नंबर बी है एस्क्यूजोन, ऑप्शन नंबर सी है एस्कोजीनस हाइफे और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्कस मदर सेल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्कोकार्प। अब देखिए लाइकेन में जो स्कोमेटा शब्द है ये कवक के फ्रूटिंग यानी कि फ्रूटिंग स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। ठीक है, अब ये जो एस्कोमा है ये एस्कोमा तथा एस्कोकार्प भी से कहते हैं, तो ये एस्कोमाइसीट्स वर्ग के कवकों में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एस्कोमेटा है वो किससे रिलेटेड है, एस्कोकार्प से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन, यानी कि डॉग लाइकन के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लॉबुलेरिया पल्मोनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाल्मेलिया सेक्साटिलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेट्रेरिया आइसलैंडिका और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैल्टिजेरा कैनिना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉग लाइकन के नाम से जाना जाता है पैल्टिजेरा को। ठीक है, अब देखिए इनमें जो
हाइड्रोफोबिया जो होते हैं इसकी रोग की दवा के लिए इसको पैल्टिगेरा कैनिना को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डॉग का एक कॉमन नेम क्या है, उसमें डॉग का जो साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम नहीं साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो डॉग का जो साइंटिफिक नेम है उसमें जो वर्ड है आपका कैनिन ये पाया जाता है, तो इसलिए पैल्टिगेरा कैनिन को यूज़ किया। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हाइड्रोफोबिया जो है ना ये जनरली तब देखा जाता है जब कुत्ता जो होता है ना, ये जो डॉग होता है वो डॉग बाइट कर लेता है किसी ह्यूमन बींग को, यानी कि कुत्ते द्वारा काटने के बाद इंसानों के अंदर जो लक्षण नज़र आते हैं उनमें एक लक्षण ये भी होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको पानी से डर लगता है। ठीक है, तो ऐसी दवाओं के उपचार के लिए जो होता है इसके ये जो पैल्टिगेरा है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्म है आप सभी के लिए, इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है आपकी पीजीटी के लिए और आपके एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पार्मेलिया लाइकन बिलोंग्स टू व्हाट, यानी कि जो पार्मेलिया लाइकन है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है फ्रूटिकोज लाइकन, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रस्टोज लाइकन, ऑप्शन नंबर सी है आपका लिवरवर्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका फॉलियोस लाइकन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉलियोस लाइकन। तो पार्मेलिया लाइकन जो होता है ये किससे संबंधित है, फॉलियोस लाइकन से। अब देखिए जो फॉलियोज होते हैं, फॉलियोज लाइकन होते हैं, इसको आधार के आकार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फॉलियोज आकार का चपटा एवं पत्ती की तरह जो चौड़ा होता है इसे, ये किसका उदाहरण होता है, ग्राफिस का, फॉलियोज जो होता है उसका मतलब क्या है, देखिए फॉलियोज जो होता है इसका शेप कैसा होता है, चपटा होता है, पत्ती की तरह चौड़ा होता है। ठीक है, फॉलियोज किसका है, थैलस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में देखिए पहला है ग्राफिस, दूसरा है पार्मेलिया और तीसरा है राइजोकॉर्फन। ठीक, अब देखिए लिवरवर्ट, तो लिवरवर्ट किसका एग्जाम्पल, लिवरवर्ट का जो है एक एग्जाम्पल रिक्सिया। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। अब यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़े थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका साइफेले इन लाइकेंस आर एनालोगस टू वॉट, यानी कि लाइकेंस में जो साइफेली होती है किसके समानार्थी भाग होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पैलिसेड टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेसोफिल, ऑप्शन नंबर डी है आपका बंडल शीथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टोमेटा। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय के लिए, इनकी गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साइफेली जो होता है लाइकेन में गैसीय विनिमय यानी कि गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए साइफेली जो होता है वो स्टोमेटा के समानार्थी होता है। ठीक, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि जो साइफेली जो होता है उसका फंक्शन क्या है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए साइफेली का जो है वो साइफेली का जो फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज होता है, तो साइफेली कहाँ पाया जाता है, लाइकेंस के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रेंडियर मॉस इज व्हाट, यानी कि जो रेंडियर मॉस है निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका लाइकेन यानी कि शैक, ऑप्शन नंबर बी है आपका एल्गी यानी कि शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी है आपका टेरिडोफाइटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइकेन। तो रेंडियर मॉस क्या है, ये एक प्रकार का लाइकेन है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्लैडोनिया रोजीफेरेना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। ये क्लैडोनिया जो होता है, ये क्लैडोनिया जो होता है जिसके बारे में हमने, लाइकेन जो होता है आपका, ठीक है, लाइकेन जिसका कि वैज्ञानिक नाम अभी हमने आपको बताया क्लैडोनिया और रेजिफेरनिया। ठीक है, ये क्लैडोनिया जीनस से संबंधित एक लाइकेन है जिसका वास्तविक नाम जो होता है वो होता है मॉस। ठीक है, जो कि ब्रायोफाइटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको भी पता होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप बताएंगे, चलिए हम ऑप्शन बता देते हैं। तो ऑप्शन 1 है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका एल्गी, ऑप्शन नंबर सी है आपका फॉर्न और ऑप्शन नंबर डी है आपका
लाइकेन। अगला प्रश्न देखिए, रेंडियर मॉस इज अ लाइकेन यूज्ड फॉर फूड बाय मैन, दिस बिलोंग्स टू द जीनस व्हाट, यानी कि रेंडियर मॉस जो होता है एक लाइकेन होता है जिसका मनुष्य खाने में प्रयोग करता है। तो निम्न में से किस जीनस के अंदर यह आता है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है सेटरेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोबेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लैडोनिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओसनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लैडोनिया। ठीक है, तो रेंडियर मॉस जो होता है ये जीनस है, इसका जो जीनस है वो क्लैडोनिया होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये मनुष्य के खाने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये क्लैडोनिया जीनस से संबंधित है। लाइकेन क्या है, एक प्रकार का मिश्रित जीव है जो कि कवक यानी कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज तथा शैवाल जिसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, ये दोनों जो जातियां हैं एक दूसरे के साथ सहचर्य में यानी कि म्यूचुअलिज्म में रहती हैं। शैवाल जो होता है कवक को भोजन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज के रूप में, और बदले में जो कवक है यानी कि जो फंगस है वो शैवाल की सुरक्षा करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है तथा नाइट्रोजनस जो पदार्थ होते हैं खनिज लवण जो होते हैं वो प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे बॉटनी सेक्शन के क्वेश्चन थे वो सभी ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने जूलॉजी के सेक्शन की तरफ। तो उम्मीद है आपका बॉटनी का जो सेक्शन था वो आप सभी ने एंजॉय किया होगा। चलिए बात करते हैं जूलॉजी के सेक्शन की तरफ। तो देखिए जूलॉजी का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है रॉक बी इज़ वॉट, यानी कि जो चट्टानी मक्खी है उसके नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, चट्टानी मक्खी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप सभी के सामने। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एपिस फ्लोरिया, ऑप्शन नंबर बी है एपिस इंडिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका एपिस डॉर्सेला और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपिस डॉर्सेला को रॉक बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिए कि रॉक बी को एपिस डॉर्सेला कहते हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। ये क्या है, एक जंगली जाति है यानी कि एक वाइल्ड प्रजाति है जो आपको वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में वाइल्ड इंसेक्ट के रूप में इनको रखा जाता है। और इसका जो शेप होता है और साइज होता है ये जनरली जो मधुमक्खियाँ होती है उनसे अधिक बड़ा होता है, इसीलिए रॉक बी के नाम से भी जाना जाता है। और इस जाति की जो मक्खियाँ होती हैं क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं तो वृक्षों की ऊंची ऊंची डालियों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर और छज्जों के ऊपर बैठा करते हैं। ठीक है, और इसके छत्ते से काफ़ी अधिक मात्रा में शहद मिलता है। ठीक, तो आपको ये जनरली आपको छत्ता या आपको कहाँ लगाई हुई नज़र आएंगी, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर आपको इनके छत्ते जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, और इनकी जो छत्ते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शहद भी मिलता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अग्रेसिव होता है और इन्हें पालना बेहद ही मुश्किल। अगर इन्हें पाला जाएगा और इनके यहाँ से शहद निकालने की कोशिश की जाएगी तो काफ़ी अटैकिंग और आक्रामक नेचर की ये सब हो जाती है, अग्रेसिव नेचर की, इसीलिए इन्हें वाइल्ड बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये खुले इलाके में रहना पसंद करती हैं और इन्हें करीबन 500 फीट से अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में नहीं पाया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट, यानी कि सामाजिक कीट के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कैलोटर्मिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लाइमेक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका बॉम्बिक्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका मेंटिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैलोटर्मिस। कैलोटर्मिस क्या है ये आपका, तो एक प्रकार का टर्माइट है यानी कि दीमक। ठीक है, तो इंसेक्ट जो कि कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं उन्हें कहा जाता है सोशल इंसेक्ट। ठीक है, और कैलोटर्माइट्स जो होते हैं एक सोशल इंसेक्ट होते हैं, और सोशल इंसेक्ट मतलब कि ज़मीन के नीचे लकड़ियों पे ग्रुप्स में रहते हैं और काफ़ी बड़ी कॉलोनी टाइप, जैसे चींटियाँ जो होती हैं ना, चींटियों की तरह एक ग्रुप बनाती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, जो भी इनको रॉ मटेरियल मिलता है उसे खा करके, जैसे लकड़ियाँ बेसिकली होती हैं, पेड़ों की छालें होती हैं, तो उसे खा करके मिट्टी लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्मोन्स हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज, यानी कि कीटों के कार्यांतरण में कौन सा हार्मोन जो है वो सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्डाइसोन, ऑप्शन नंबर सी है आपका फेरोमोन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्डाइसोन। ठीक है, एक्डाइसोन हार्मोन जो होता है वो कीट पतंगों में मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो सभी उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन का यूज़ होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है ये, तो गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है, वहीं से इसका सिक्रीशन होता है। और शरीर में सामान्यतः वृद्धि जो होती है, विशेषकर हड्डियाँ और बाल, इन सब की विकास के लिए थायरॉक्सिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को बनाने में एक विशेषकर जो होता है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, अगला देखिए, और अब देखिए, कई प्रकार के जो जंतु होती हैं उनके शरीर की सतह पर या मूत्र में ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जो जातीय सदस्यों में प्रतिक्रिया प्रेरित करते हैं, और इन पदार्थों को फेरोमोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये वाष्पशील व गंध युक्त पदार्थ होते हैं, और ये झुंडों में रहने वाले जो भेड़िए होते हैं, करीबन 1000 वर्ग किलोमीटर तक बड़े बड़े क्षेत्रों में, और झुंडों में रहने वाले झुंडों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपका, कस्तूरी, आपने मृग का नाम सुना होगा, तो कस्तूरी मृग की नाभि में से जो होती है वो खुशबू आती रहती है ना, तो ये किसके लिए होता है, ऑपोजिट जो सेक्स के एनिमल्स होते हैं, ऑपोजिट सेक्स एनिमल्स जो होते हैं, जिससे फीमेल या फिर मेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप के जो फेरोमोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। तो फेरोमोन्स आर व्हाट, ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अपने ऑपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए बॉडी से रिलीज किया जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डॉग, यानी कि जो कुत्ता होता है, ये जहाँ पर भी जाता है टॉयलेट करता है तो उसको स्मेल करते जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो स्मेल कर करके जहाँ पे भी उसने टॉयलेट रिलीज़ करी होती है वहाँ पर ये स्मेल करता है कि हाँ इस जगह पे वो आके जा चुका है। तो ये अपनी प्रेजेंस को जो होता है वो पहचानने के लिए इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखी जाती है। नॉर्मल सी ये बात है। ठीक है, जो आपने अपने आसपास कई बार अगर आपके घर में पेट एनिमल, तो आपने उसके बिहेवियर को देखा होगा कि जहाँ पर भी वो टॉयलेट करता है वहाँ पर वो स्मेल करता जाता है कि हाँ ये जो एरिया है वहाँ वहाँ पर उसने ट्रैवल करा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, यानी कि ये रेशम के कीट की जो रेशम ग्रंथियां हैं वो किसका रूपांतरण है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका कोलेटरल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका मशरूम ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सैलिवरी ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एनाल ग्लैंड यानी कि गूदा ग्रंथि। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड। यानी कि रेशम के जो कीट हैं, रेशम के कीट के अंदर जो रेशम के धागे आपको दिखाई देते हैं ना, वो कहाँ से रिलीज होते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, जिसके द्वारा वो अपना छत्ता बनाती है। दूसरी चीज़ कि अभी हमने इतनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी। अब देखिए, भारत में मलबेरी, टसर, मूंगा, इरी, ओक, जॉइंट प्रकार का जो सिल्क है वो पाया जाता है। ठीक है, ये सारे सिल्क कहाँ से मिलते हैं, तो सिल्क मॉथ जो होता है उसके कोकून स्टेज में से ये जो सिल्क है वो निकाला जाता है। ठीक है, कोलेटरल ग्रंथि जो होती है वो कॉकरोचेस में पाई जाती है, और ये जनन वेश्म के पृष्ठ तल की ओर स्थित एक जोड़ी सफ़ेद और अत्यधिक शाखान्वित नलिका स्वरूप सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि मशरूम ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। मशरूम ग्रंथि तो यह नर कॉकरोच में पाई जाती है, मेल कॉकरोचेस में पाई जाती है, और इस शुक्र वाहिनी यानी कि स्पर्म के कंडक्शन के लिए, स्पर्म के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये सफ़ेद कलर की जो होती है ये नज़र आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, यानी कि काइटिनस बाह्य कंकाल कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पक्षी वर्ग यानी कि जो आपका बर्ड्स है उनमें, ऑप्शन नंबर बी है फिशेज यानी कि मत्स्य में,
ऑप्शन नंबर सी है आपका इंसेक्ट यानी कि कीट में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मैमल यानी कि स्तनधारी वर्ग में। आप देखिए यहाँ पे आपको आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंसेक्ट्स में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि काइटन युक्त जो कंकाल है वो क्रैब, कीट और मकड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। और काइटन युक्त जो एक्सोस्केलेटन है कीट वर्ग की एक स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो जाना जाता है, ठीक है। मछलियों के अंदर स्केल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि रेप्टाइल्स के जो स्केल हैं वो अल्फा तथा बीटा कैरोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारी, तो मैमल्स जो होते हैं तो मानव शरीर में एक्सोस्केलेटन बाल व नाखून के बने हुए होते हैं जो कि कैरोटीन प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। और ये सारे ही कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताते हैं उन्हें पेपर और पेन पे लिखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रेप्टाइल्स में जो स्केल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो अल्फा और बीटा कैरोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इन बीज वैगल डांस इज मीन फॉर व्हाट, यानी कि शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। ऑप्शन नंबर बी है आपका कम्युनिकेशन यानी कि संदेश पहुंचाने का कार्य। ऑप्शन नंबर सी है आपका विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड यानी कि भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर आना। ऑप्शन नंबर डी है आपका किलिंग फॉरेन बींग्स यानी कि विदेशी बाह्य तत्वों को मारने के काम में आते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि शहद की मक्खी में वैगल नृत्य जो होता है इसका अर्थ होता है भोज्य पदार्थों की को स्रोत को जानना। यानी कि जो वैगल डांस होता है मक्खी के अंदर, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी खड़े होकर डांस करते हैं तो ये दिशा दिखाती हैं कि किस तरफ जो है भोजन या फिर जो फूड मटेरियल है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और देखिए ये जो डांस है ये भी एक साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था, तो उनका नाम था कॉल वर्न, ठीक है। कॉल वर्न फिश ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, क्या नाम है इनका, कॉल वर्न, ठीक। अच्छा, अचंभे की बात यह है कि इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इस वैगल डांस की खोज के लिए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया था कि ये जो वैगल डांस है सूचना प्रसारण के लिए यूज़ किया जाता है। भोजन के खोजकर्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं, स्काउट मक्खियाँ, ठीक है, और वही ये नाच करती हैं। तो यहाँ पर देखिए नाच कितने प्रकार के होते हैं, गोल नाच, राउंड, जिसे राउंड डांस के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है दुम दोलनी नाच यानी कि टेल वैगिंग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ इट्स एंजाइम सीक्रेटेड बाय द, यानी कि दीमक में जो लकड़ी का पाचन होता है वो किस एंजाइम की सहायता से होता है ये आपको बताना है, और वो स्रावित कहाँ से होता है, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेल इन द मिड गट यानी कि मध्य मात्र से में कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर सी है आपका सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ यानी कि सहजीवी प्रोटोजोआ से। और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई आउटसाइड द बॉडी यानी कि शरीर के बाहर जीवाणु तथा कवकों से, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीमक लकड़ी के पाचन तथा पाचन एंजाइम में सहायता करता है जो मिड गट की कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। मिड गट की जो सेल्स होती हैं वहाँ से एंजाइम रिलीज होता है जो कि दीमक की लकड़ी पचाने में हेल्प करता है। अब देखिए दीमक खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त जो अन्य उपयोगी वस्तुएं हैं उन्हें हानि पहुंचाने का काम करता है। और बेसिकली जो सेलुलोज होते हैं इसके शौकीन होते हैं। सेलुलोज बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ों की छालों में और लकड़ियों में और कागज़ों में। इसीलिए ये कागज़ तथा जो सेलुलोज की बनी हुई दरवाजे हैं, फर्नीचर्स हैं, इन वस्तुओं पर सबसे पहले आक्रमण करता है और फर्श और दीवारों तक में घुस जाते हैं अगर ये ठीक तरीके से फ्लश जो होते हैं वो प्लास्टर नहीं होते हैं, और उन्हें धीरे धीरे अंदर अंदर ये खोखला करती जाती है। कई के बार ये बहुत कॉमन हो जाती है जो वुडी ट्रीज होते हैं, तो जैसे आम के पेड़ हैं, सेब के, नारियल के जो पेड़ हैं उन पर भी आक्रमण कर देती है। और इनके आंत में उपस्थित ट्राइकोनिम्फा नामक जो सहजीवी होता है जो प्रोटोजोआ है वो सेलुलोज को पचाने में इनकी सहायता करता है। तो दीमक क्या है आपका, एक सोशल एनिमल है। दूसरी चीज़ कि ये पॉलीमॉर्फिक होता है। और तीसरी चीज़ कि ये सुरंगों में हज़ारों सदस्यों के रूप में कॉलोनी बना करके रहता है। कहाँ, जिसके ऊपर भी अटैक करता है। जैसे पेड़ के ऊपर इसने अटैक किया तो पेड़ के अंदर इस टाइप की कैनाल सिस्टम्स में वो रहता है,
ठीक है, ग्रुप्स में रहते हैं ये। और प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, जिनमें रानी यानी कि क्वीन होती है, राजा यानी कि किंग होता है, सोल्जर यानी कि सैनिक होता है, और श्रमिक यानी कि वर्कर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मीन फॉर व्हाट, यानी कि मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य होता क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है आपका इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर सी है आपका किलिंग फॉरेन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंटरटेनमेंट। ठीक है, यानी कि जनन के लिए, भोजन के स्रोत की सूचना देने के लिए, विदेशी मधुमक्खियों का विनाश करने के लिए, और मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड। तो कौन से वो डांस होते हैं, अभी हमने बात की थी, हमने बात की थी अभी टेल वैगिंग डांस के बारे में और राउंड टेबल डांस के बारे में, ठीक है, राउंड डांस के बारे में। तो अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि अर्नेस्ट स्पाइट्जर थे, अर्नेस्ट स्पाइट्जर, ठीक है, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। नाम है उनका अर्नेस्ट स्पाइट्जर। स्पाइट्जर थे जिन्होंने 1788 में सबसे पहले बताया था कि स्काउट मक्खियाँ जो होते हैं एक विशिष्ट प्रकार का मूवमेंट करती हैं, जिसके द्वारा ये सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। तो इन गतियों को अब मधुमक्खियों का नाच कहने लगे सब आगे चल करके, मतलब इनके ग्रुप मेंबर्स। और सन 1946 से लेकर 1946 से लेकर के 1969 तक, ठीक है, मधुमक्खी नाच यानी कि बी डांसेस की व्याख्या करने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो उन्होंने पता लगाया था कि सूचना प्रसारण के लिए भोजन खोजकर्ता या स्काउट मक्खियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार के नाच करती हैं। सबसे पहला होता है राउंड टेबल और दूसरा होता है दुम ढोलेनी नाच यानी कि टेल वैगिंग या फिर शफल डांस। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें डिटेल में जानना इसलिए ज़रूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि गोल नाच जो होता है वो किससे संबंधित है, तो आपके किससे है, बी से संबंधित है, ठीक है, किससे, हनी बी से, ठीक। तो गोल नाच क्या है यहाँ पे, गोल नाच यानी कि राउंड डांस मतलब होता है कि इस नाच द्वारा सूचना प्रसारण किया जाता है, कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है कि एक नया भोजन का स्रोत जो है वो करीबन 75 मीटर की दूरी तक है। और ये जो डांस है, ये नाच स्काउट मक्खी द्वारा किया जाता है। दाईं ओर से बाईं की ओर एक बार घूमती है, फिर एक बार बाईं ओर से दाईं की ओर घूमती है, ठीक है, यानी कि इधर से इधर और उसके बाद इधर से इधर, ठीक। पहले एक बार इधर से इधर मूव करेंगे और उसके बाद फिर इधर से इधर एक बार मूव करती हैं, तो ये आपका होता है राउंड डांस। दुम ढोलेनी नाच यानी कि टेल वैगिंग क्या होता है, तो स्काउट मक्खियाँ इस नाच के द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं कि नए भोजन का जो स्रोत है वो 75 मीटर से अधिक दूरी पर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इनकी बॉडी का जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसे ये लोग थोड़ा थोड़ा सा दाएं बाएं कर करके मतलब वाइब्रेशन की तरह अपनी बॉडी को ये मूव कराती हैं, ठीक है, यानी कि काफ़ी स्पीड में। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा इज, यानी कि साधारणतया क्रस्टेशिया का जो डिम्भक होता है ये क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है एलिमास, ऑप्शन नंबर बी है जोया लार्वा, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉप्लेना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉप्लियस। नॉप्लियस एक साधारण और, अब एक्स्ट्रा फैक्ट रूप में ध्यान रखिए कि नॉप्लियस क्या है, एक साधारण और आम लार्वा है जो कि बहुतायत रूप से समुद्री क्रस्टेशियंस में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है, ठीक है। तो क्रस्टेशियन लार्वा का जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है, नॉप्लियस लार्वा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच इनेबल्ड आर्थ्रोपॉड मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड, यानी कि मरुस्थल में पाए जाने वाले ऑर्थ्रोपोड्स मुख्यतः कहाँ होते हैं ये आपको बताना है, मुख्यतः क्या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका काइटिनस क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूरोक्टैलिक एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑमनिवोरस हैबिट यानी कि सर्वभक्षी स्वभाव, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी कि संचित उपांग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि काइटिनस क्यूटिकल, ठीक है। ऑर्थोपॉड में थल पर जीवित रहने के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है
तो उनमें अनुकूल खुद को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लक्षण शरीर पर आते हैं वो होता है काइटिनस उपचम यानी कि काइटिनस क्यूटिकल। ठीक, तो ये ऑर्थोपोड्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें कि जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सी काइटिनस कवरिंग आ जाती है, तो यही आपका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर सीइंग अ हीमोसील विच एनिमल यू विल सेलेक्ट, यानी कि रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। काफ़ी देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको एस्टेक मार्क कर लेना है। ठीक है, जितने भी एस्टेक मार्क क्वेश्चन हम ये बताते हैं उन्हें ध्यान से सुना करिए, ध्यान से देखा करिए गाइस, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हीमोसील अगर आपको देखना होगा तो आप किस एनिमल को चूज़ करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेंटीपीड, ऑप्शन नंबर सी है आपका फैसियोला और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पॉन्ज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंटीपीड। ठीक है, तो रक्त गुहा देखने के लिए सेंटीपीड जानवर को चुना जाता है जनरली। ठीक है, सेंटीपीड फालम जो होता है ऑर्थोपोड से संबंधित होता है, जो कि क्लास चिलोपोडा को जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, जीव लंबे शरीर वाले, समान रूप से खंड युक्त तथा संधि युक्त पाद वाले होते हैं। ठीक, मतलब सेंटीपीड होता क्या है, तो इनकी बॉडी कुछ लंबी स्लिपरी टाइप की नज़र आती है। यहाँ पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्मॉल हेयर लाइक आपको पैर नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक, बॉडी इनकी सेगमेंटेड नज़र आती है इस प्रकार से। बारिश के सीज़न में आपने जनरली देखा होगा कि ये क्या करते हैं, किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा अंडे दे देते हैं और यही आगे चल करके एक ऑरेंज पैच लाइक नज़र आता है। यही धीरे धीरे अपने आप डेवलप कर करके इसी टाइप के मिलीपीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंसेक्ट विच लेज एग इन वाटर, यानी कि ऐसा कीट जो कि पानी में जल में अंडे देता है, वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका बटरफ्लाई यानी कि तितली, ऑप्शन नंबर बी है आपका हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर सी है आपका ड्रैगन मक्खी और ड्रैगन फ्लाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका सैंड फ्लाई यानी कि सैंड मक्खी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड्रैगन फ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको एस्टिक मार्क करना है क्योंकि आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी आपके टीजीटी के एग्जाम्स में आ चुका है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, नहीं भी, तो इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्रैगन मक्खी जो होती है यानी जो ड्रैगन फ्लाई होती है, ये कीट होता है यानी कि इंसेक्ट होता है जो अपने अंडे को पानी में देता है और ये अपने आस पड़ोस के जल में जहाँ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो वहाँ के पानी में से पॉन्ड होता है या कहीं पे वाटर बॉडी स्टोर है तो वहाँ पर अंडे देता है। ठीक है, कॉपुलेशन हवा में होता है जबकि मादा अंडे जल में देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यानी कि जो पेरिपेटस होता है एक संयोजक कड़ी होता है किन के बीच, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है एनिलिडा एवं मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोलस्का एवं एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑर्थोपोडा एवं मोलस्क। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। ठीक है, और एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो होता है पेरिपेटस। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे एक सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं दो अलग अलग फाइलम्स के बीच में। ठीक है, तो अगली सीरीज़ हमारी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी जहाँ पर हम बात करेंगे एक नई फैमिली के बारे में जो कि प्लांट से रिलेटेड होगी और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे और फिर एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ रहेगी उसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आज की सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।